सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के चैप्टर 2 क्लास 9th, जो कि न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की तरफ से। तो जो भी बच्चे जिनको बुक से रेलेवेंसी ज़्यादा अच्छी लगती है, जिनको स्ट्रेट नोट से अच्छा बुक की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, उनके लिए वीडियो बेस्ट रहेगी। हाँ, ये वीडियो एक बार में कंप्लीट नहीं होगी, इसके थोड़े पार्ट्स बनेंगे, लाइक एक या दो, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो ये 20 पेजेस का है, राइट। तो 20 पेजेस को मुझे कवर करवाने में टाइम लगेगा, बट हाँ, आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि अगर आपने ये आपके लिए नोट्स ही है, क्योंकि आपको अलग से बहुत ही कम ही लिखवाऊंगा मैं, ज़्यादातर मैं इसमें ही अंडरलाइन करवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। बाकी हाँ, जिसको भी बुक से समझना है, लाइक जिसको एनसीईआरटी के थ्रू जाना है ना, उसके लिए वीडियोस बेस्ट रहेंगी। अगर चैनल पर ही गए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि नाम है चैप्टर का, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, तो हम स्टार्टिंग से इसको करते चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस करने की, सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की, ताकि आप अपने एकेडमिक स्कोरिंग को बहुत बूस्ट कर सको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं इस चैप्टर को जल्दी थोड़ा सा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। वैसे इतनी जल्दी कवर तो होगा नहीं, वैसे भी न्यू सेशन है तो आपके पास टाइम भी है अभी, तो आप इस चीज़ को समझते चलो। ठीक है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट ऑरिजिनेटेड इन वाटर। यानी लाइफ जो है, यानी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती थी कि भाई जो लाइफ है ओरिजिनेट हुई है वाटर से, राइट। सम रिसर्चर्स बिलीव that life may have been originated in small water pools with changing environmental conditions rather than the oceans। लेकिन यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट या साइंटिस्ट ने कहा था कि लाइफ जो होगा ना, वो लाइफ जो होगा वो स्मॉल पॉन्ड्स में डिस्कवर हुई होगी, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत इजीली चेंज हो सकती है एज कम्पेयर टू सी, राइट। कि सी या ओशंस के अंदर इस चीज़ का होना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने बड़े वाटर बॉडीज़ का सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हाँ, सी एंड पॉन्ड का ईजिली हो सकता है। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली इज लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग है जिसका नाम हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली में। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। अब यहाँ से ये चीज़ समझ रहे हो, तो ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है? तो हॉट स्प्रिंग याद रखना, हॉट स्प्रिंग होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स जिसका वाटर हीट अप होता है, हो रखा होता है। अगर आपने कार्टून्स देखे होंगे तो हॉट स्प्रिंग देखे होंगे आपने, इसमें जिसका पानी एम्बिएंट टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, लोग उसमें नहाते हैं अपने बॉडी स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी। दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन सीम्स टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ। यानी स्टार्टिंग में जैसे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, अर्थ जब बना था, तो ये कुछ उस तरह के कंडीशंस को दिखाती है, राइट। अबाउट 3.5 billion years ago, the organisms lives in these hot springs are mostly heat loving bacteria called थर्मोफाइल्स। यानी इन हॉट स्प्रिंग, अब ये बोलोगे इतने हीट टेम्परेचर में कैसे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? करता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इजीली अडेप्ट कर जाते हैं अपने इन्वायरमेंट को लेकर। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे ना हॉट स्प्रिंग में, उनको कहा जाता था थर्मोफाइल्स। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हीट पसंद था, राइट, जो कि हीटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते थे। ओके, विच आर यूनिसेलुलर, याद रखना है, जो कि यूनिसेलुलर होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट ये मिल गई कि थर्मोफाइल्स क्या होते हैं। थर्मोफाइल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे मोस्टली फाउंड इन हीटेड एरिया, ओके, और हीटेड वाटर बॉडीज। तो ये अपने आप में एक डेफिनेशन है। मे बी कुछ स्कूल्स में पूछे, कुछ स्कूल्स में ना पूछे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द टीचर। लेट्स सी, जस्ट मेक इट मोर ओके, नाइस। Now, scientists from the Birbal Sahani Institute of Paleoscience, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate form rapidly around them। यानी इनके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट कंटिन्यूसली जमता रहता है। ठीक है, these deposits may have protected early organism molecule from harmful radiation and extreme condition। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता था? कैल्शियम कार्बोनेट जो इन हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म थे ना, जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म थे, राइट, उनको प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करता था हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से। एंड दे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन।
द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली ये हमें पता है, या नहीं पता तो समझ लो कि दुनिया में आपने जितनी भी चीज़ें लिविंग चीज़ें देखी होंगी, आइदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, डजेंट मैटर, वो सारी चीज़ें सेल से बनी होती है। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। तो सेल वो बेसिक लेवल होता है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट, यानी लाइफ कह सकते हैं फर्स्ट थ्राइविंग यूनिट होती है, जो पहली चीज़ होती है ना, जिंदा जिंदा चीज़ों की। फॉर सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अब हाँ, यहाँ पे अब दो चीज़ें समझेंगे कि ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग समझे, ब्रीफिंग नेक्स्ट। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें सेल को, तो हमें पता चल गया सेल क्या होता है अपने आप में ही। सेल क्या है? बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। उसके साथ सेल दो टाइप के होते हैं। अब वो पहला तो आपने देख लिया, वो चीज़ है जो केवल एक सेल से बनी होती है, जिनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर में, यूनिसेल्युलर। ओके, आओ फिर से नेक्स्ट पे। उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी इसे भी आप टिक लगा लो जल्दी से कि some organisms such as bacteria, yeast consist of one cell which is considered as unicellular. Okay, अब यहाँ पे ईस्ट की बात आई है, अब आगे भी पढ़ सकते हैं पर मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कुछ चीज़ समझाने की। ईस्ट क्या है? ईस्ट आपने पढ़ा, ईस्ट क्या है? ईस्ट है एक यूनिसेलुलर, राइट, यूनिसेल्युलर, ठीक है। ईस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है? ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा, वेयर इट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन। fermentation of what? fermentation of अल्कोहल बनाने में। आपने देखा होगा ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है, राइट। तो ये करता क्या है? सिंपल याद रखना है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है CO2 में, या एनर्जी कंज्यूम करता है शुगर मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली इसका सोर्स CO2 रिलीज करता है एंड एनर्जी इथेनॉल की फॉर्म में। आगे, while other like plants, fishes and birds, human beings are million of cells, it is even billions, right, जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। प्लांट्स हो गए, बर्ड, फिशेस, बर्ड्स, यानी जितनी भी चीजें आपके नेक्ड आई या नॉर्मल आई से आप देख सकते हो, सारे मल्टी सेलुलर है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। अब ये भी याद रखना कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। एवरी एनिमल जिनको हम देख सकते हैं, दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन। हर एक ऑर्गन, यानी हर एक ऑर्गन क्या है? अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप इससे क्या समझोगे कि एक टाइप के जो सेल्स होते हैं ना, राइट, वो एक टाइप की एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए फर्स्टली जो सेल होते हैं, वेट, जो सेल हैं वो फॉर्म करते हैं पहले टिश्यू, ठीक है, और सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। और याद रखना, हर एक ऑर्गन्स परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। अब इससे आप टिश्यू देख लो। अब टिश्यू क्या होता है याद रखना है, टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपने इससे क्या सीखा? आपने ये सीखा, बोलोगे भैया कि एक टाइप के जो सेल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू क्रिएट करते हैं एंड टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करता है। हमारे हार्ट में देख लो, हमारा हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से, ठीक है, कार्डियक मसल। अब तुम्हें पता है कार्डियक मसल की खास चीज़ क्या है? कार्डियक मसल कभी थकती नहीं। कभी सुना है किसी का कि दिल रुक गया हो, कि हाँ दिल अभी रेस्ट पे हो? नहीं ना। तो कार्डियक मसल ही हमारे बॉडी में केवल एक ऐसा मसल है जो कभी थकता नहीं है, राइट।
अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ही हमारे, अगर हम सिंपली देखें हमारी जो स्किन, अब ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे जो चिक्स की स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है। इवन अगर स्मॉल पिंच जो होगा ना उस पर ईजिली एक रेड स्पॉट क्रिएट कर देगा। लेकिन वही अगर तुम अपने सबसे पैर के नीचे तलवे वाले हिस्से को अगर तुम बहुत कस के भी चूटी काटोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारी बॉडी एक परफेक्टली कह सकते हैं एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का वो दिखाता है, एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी हर एक ऑर्गन या हर एक पार्ट एक डिफरेंट फंक्शन या इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए रेडी हो रखी है, राइट? जो हमारे हैंड्स होते हैं उस पर सर्टेन पैटर्न बने होते हैं जस्ट टू मेक कि हम चीज़ों को अच्छे से ग्रिप कर पाएँ, राइट? हमारे पैर जो होते हैं, तलवे जो होते हैं हमारे, वो इतने ज़्यादा डेड सेल से कवर्ड होते हैं कि उन पे जल्दी कोई चीज़ इफेक्ट नहीं डाल सकती है अनटिल अनलेस कि वो डेड सेल को चीरते हुए अंदर न चली जाए, समझे? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे आओ। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन बनाने के लिए, भी जैसा बताया ऊपर मैंने आपको। सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? और सारे ऑर्गन्स मिल के अपने आप में ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू किससे बनते हैं। तो आपको ऊपर चीज़ें बता रखी है मैंने, ठीक है? आगे आओ। सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म एन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें सिमुलेशनली एक दूसरे की हेल्प करती हैं, ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। कैसे? जो नेजल कैविटी है वो बिना नेजल पोर्स के यानी हमारे नाक के छेद के बिना वो कैसे इनटेक करेगी हवा का, राइट? तो नेजल कैविटी क्या करती है? नेजल कैविटी उसको पास आउट करती है किसमें? नेजल कैविटी उसे पास आउट करती है किसमें? उसे लंग्स के अंदर, ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है? और तब जाके हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन पूरा हो पाता है या हम सही से सांस ले पाते हैं। तो ध्यान से देखोगे ना तो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी फंक्शन के अलग अलग, ध्यान से देखना, अलग अलग ऑर्गन या अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने होंगे और वो अलग अलग टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल से बने होंगे, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। Even when cell organize into tissue, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure. Obviously, cell अब भी fundamentally रहेगा, right? जो कि function करेगा in all living organism. This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the, यानी यहाँ पे कहने का मतलब समझे तुम? यहाँ पे कहने का मतलब ये है, भले मैं यहाँ पे लंग्स की ही बात क्यों ना करूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, भले यहाँ पे लंग्स की ही बात क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, तो लंग्स अपने आप में कोई सर्टेन फंक्शन नहीं करता। लंग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना अल्टीमेटली वही फंक्शन कर रहे होते हैं, राइट? बस उनके कलेक्टिवली फंक्शंस को हम लंग्स का फंक्शन कहेंगे, समझे? आगे देखो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब हमने सेल तो पढ़ लिया, हाँ चलो भाई, सेल होता है, सेल से हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यू बने हुए हैं, अलग अलग सेल से वो अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं एंड वो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करते हैं, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे, राइट? हमारा बॉडी हर एक ऑर्गन के कलेक्टिवली एक सर्टेन रिदम पे डिपेंड करता है। अगर वो रिदम टूटता है तब हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है, राइट? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी के बॉडी से डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दूँ तो भले उसके सारे ऑर्गन सही से क्यों ना काम कर, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं निकाला मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट खराब कर दिया, लाइक किडनी खराब होगी किसी की, तुमने सुना ना किडनी जिसकी खराब होती है वो कंटिन्यूस डायलिसिस पे चला जाता है, राइट? क्योंकि किडनी जो होती है हमारे ब्लड को साफ करती है। अब सोचो उसकी किडनी उसके बॉडी में नहीं है, क्या उसका बॉडी एक नॉर्मल इंसान के बॉडी की तरह फंक्शन करेगा? कभी भी नहीं करेगा, राइट? उसे कंटिन्यूसली उसी पेन से गुजरना पड़ेगा, डायलिसिस, जो कि हम बोल सकते हैं एक मैकेनिकल किडनी होती है जो ब्लड को साफ करती है, राइट? आगे देखो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बनी होती है ना, वैसे तुम यहाँ ध्यान से देखो जो सेल होते हैं, राइट? यहाँ पे देख लो, पहले दो तरह के तुम्हें मैंने बता दिए कि सेल जो होती है बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यूनिसेलुलर होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर, राइट? उसके बाद इतना तो समझ में आ गया, मैंने ज़्यादातर उसमें बुक्स में टिक लगा दिया, तो ये बस एक्सप्रेस ये समझाने के लिए, राइट? तो ध्यान से देखना, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं
अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ तो बोलोगे भैया ह्यूमन बॉडी में ना मल्टीपल्स ऑर्गन होते हैं, राइट? मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन अलग फंक्शन करता है। कैसे? बोलोगे भैया हार्ट होता है ना, जो पंपिंग का काम करता है ब्लड को, ठीक है। उसके साथ आपके जो लंग्स होते हैं ना, वो जो आपके लंग्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को ब्लड में मिला रहे होते हैं, राइट? उसके बाद आपके जो आईज होते हैं वो आपको आसपास के इन्वायरमेंट की डिटेल दे रहे होते हैं, है ना। ऑब्वियसली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा होता है, या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज बना रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है। हमारे जो मसल्स होते हैं कंटिन्यूसली हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमें डिफरेंट चीज़ों में हेल्प करते हैं। हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो अलग अलग चीज़ों में काम करता है। यानी ध्यान से देखोगे ना, इसमें से हर एक चीज़ एक अलग अलग फंक्शन करती है और हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट? इतना समझ में आया? यानी हमारी बॉडी कलेक्टिवली क्या है, हमारी बॉडी एक कलेक्टिव ऑर्गन सिस्टम है जो कि हेल्प करती है हमें सर्वाइव करने में। तो अगर ह्यूमन बॉडी क्या अपने आप में, ह्यूमन बॉडी collectively working organ system that helps us to survive, that help us to remain alive and grow। कंटिन्यूसली में ग्रो करवाती रहती है, पता ही है। आगे आ जाओ। अब जैसे हमारी बॉडी में होते हैं ना अलग अलग चीज़ें, वैसे ही सेल्स की बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। तो यहाँ देखो, हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद अदर सेल, राइट? विद ईच अदर। डू सेल लिव फॉर एवर और दे डू डाई? इफ दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर। ये तो छोड़ो, आगे आओ। अब इसने बात की है कैसे सेल, तो ये आगे है, देखो कैसे। हाउ टू स्टडी सेल। अब ये सेल की स्टडी फर्स्टली पता ही आपको किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अब यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आप इनको खुद पढ़ना, मैं इस पॉइंट से आता हूँ, राइट? देखो, तो अब समझो एक चीज़, चलो एक्सप्रेस कर ही देते हैं थोड़ा सा। What do we call the ability of a human eye to see very close objects to separate and distinct? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper as the dots. Okay, as there is a point at which they can no longer seen to separate when viewed from about 25 centimeter. So ध्यान से अगर तुमने पढ़ाई नहीं अभी तो फिलहाल तो ये, लेकिन समझ लो इस चीज़ को, तुमने कैमरे के लेंस देखे ना, तो सब चीज़ की एक फिजिकल लिमिटेशन होती है, राइट? जो हमारी आँख की फिजिकल लिमिटेशन है ना, वो 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारा स्पैन है तो तुम अगर अपने आँख के 25 सेंटीमीटर की क्लोज या काफ़ी क्लोज कुछ भी लाते हो ना, तो सारी चीज़ ब्लरी हो जाती है। तो ब्लरी होने का मेन रीज़न ही यही है क्योंकि हमारा आँख उस सर्टेन लेंथ पे फोकस नहीं कर पा रहा है, राइट? जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो समझो 25 सेंटीमीटर के बाद सारी चीज़ें ब्लरी हो जाती हैं। दैट मीन्स हमारी जो आई कैपेसिटी है दैट इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर चीज़ों को फोकस में रखेगी, एंड 25 या उससे कम पास की चीज़ों को हम फोकस में नहीं रख सकते हैं, राइट? समझो ये हमारी आईज है ना, इधर मैं बनाता हूँ, ये हमारी आई है। सो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की मुझे डिस्टेंस चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस में देखने के लिए या उस चीज़ को सही से समझने के लिए। अब इधर देखो, ठीक है। When viewed about 25 centimeter near the point of human eye, 2 points separated by 0.1 millimeter can be seen distinct. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution. अब ध्यान से देखोगे ना, कोई चीज़ अगर तुम बहुत पास ले होगे तो वो चीज़ तुम्हें दो दिखाई देने लगेगी। रीज़न इसके पीछे का क्या है? क्योंकि हमारी आईज जो होती है ना वो आपस में कनेक्टेड है। तो हम जैसे 25 सेंटीमीटर से पीछे चीज़ें रखते हैं ना, तो वो हमें एक दिखती है, लेकिन जैसे हम 25 सेंटीमीटर से बैरियर को क्रॉस करते हैं तो हमारा आई जो है या हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो उसको सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो हमें कहीं ना कहीं 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस दिखता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में।
तो कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर इज द लिमिट ऑफ आवर आइज रेजोल्यूशन, राइट, कि हम उसके बाद यानी 0.1 मिलीमीटर एटलीस्ट जो है गैप दो चीज़ों के बीच में देख सकते हैं, उसके बाद का गैप हम नहीं देख सकते। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, यहाँ कहने का मतलब ये है, समझो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है, तो हमारा आई जो मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करता है ना इनके बीच में, ध्यान से देखना, वो है 0.5 सॉरी 0.1, यानी इसके बीच में कि हम 0.1 का डिफरेंस हम देख सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद जैसे उससे कम हुआ 0.1 से तो उसको हम नहीं देख सकते हैं। आओ, तो कह सकते हैं कि हमारी आई की लिमिट है। उसके बाद अगर तुमने ज़्यादा ध्यान से कोशिश की, आँख तो आँख तुम्हारे आँख पे स्ट्रेन पड़ेगा, फिर सर में दर्द होगा। देखो अ सेल यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आई, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ किसी कह सकते हैं किसी इक्विपमेंट के बिना तुमसे नहीं देख सकते हो। दिस रेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी सेल हैव बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई। तो एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई जब हम 0.1 मिलीमीटर ही देख सकते हैं तो भाई साइंटिस्ट जो थे या बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सेल को कैसे देख लिया, सेल तो बहुत ही छोटे होते हैं, राइट। तो यहीं पे आता है हमारा फर्स्ट, ध्यान से देखना इनिशियली कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करती है, राइट। तो यहाँ पे है यू हैव लर्न अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अ कॉन्वेक्स लेंस combination of lens and object lens and eyepiece are used for the magnification, right। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम मैग्नीफिकेशन को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लेयर हम कॉन्वेक्स लेंस लेना तो हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीफिकेंस को अचीव कर लेते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं सेल को देख पाए, है ना, बहुत बेयर मिनिमम पे ही। लाइक अभी भी हम उसके अलग अलग चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पर हम बेसिक सेल को देख पाए हैं। कैसे देख पाए हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, यानी मल्टीपल लेयर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जब हमने यूज़ किए हैं, है ना, उसको कंबाइन किया है, ठीक है, तब जाके हमने मैग्नीफिकेशन अचीव की है जो कि सेल को कहीं ना कहीं दिखा पाई, राइट। तो सबसे फर्स्ट पहले पता ही आपको, रॉबर्ट हुक थे, वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो कि केपेबल था ओनली 200 से 300 गुना मैग्नीफिकेशन करने में, वाइल एग्जामिनिंग इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, राइट। तो उन्होंने फर्स्टली कॉर्क में देखा मैग्नीफाई करके, राइट। और मैग्नीफिकेशन कैसे किया होगा भी जस्ट बताया मैंने ऊपर, बहुत सारे मल्टीपल लेयर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को डेलिबरेटली लगा के, ताकि चीज़ों को हम बड़ा करके देख सकें। ही ऑब्जर्व अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, यहाँ पे इसकी इमेज नहीं दे रखी लेकिन कुछ ऐसा देखा था इन्होंने, जैसा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट, जैसे एक हनी बी का हनी कॉम होता है ना वैसे ही, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा पहले कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स थे, ओके, सो कंपार्टमेंट्स आर नेम देम सेल, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सेल रखा। इन स्कूल्स लैबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। अब तो फिलहाल टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो गई है, सो वी हैव different type of microscopes. So there are two types of microscopes by the way. The first one is, यानी जो पहला है वो होता है light microscope which is the traditional microscope जिसको हम स्कूलों में यूज़ करते हैं, और एक होता है बहुत ही हायर रेंज का माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका यूज़ साइंटिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्टडी करने के लिए। वो एक अलग लेवल की चीज़ें हैं। फिलहाल देख लो इधर, तो इस डायग्राम को डायग्राम बनाना आ सकता है, ये मे भी आ जाए, देख लो फिर भी। ये आई पीस होता है जहाँ से तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ये कोर्स एडजस्टिंग नॉब होता है, राइट, कि भाई चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ये नीचे है। फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ये सीधी बात है, ये सारी चीज़ें आपस में इसलिए एडजस्टेबल है ताकि हम मैक्सिमम सर्टेन मैग्नीफिकेशन को अचीव कर सकें। इसको पढ़ लेना तुम, इसमें कुछ स्पेसिफिक है नहीं। आगे तक देखो, object lengths 10 to 14 times often achieve better magnification and the resolution under visible light. Explore different parts of microscope in your school laboratory and use it observation. Okay, now let us estimate the size of a cell. अब बेसिक तो हमने चीज़ कर ली कि हाँ सेल क्या होता है, लाइक सेल, फिर सेल कैसे टिश्यू बनाता है, सेल कैसे ऑर्गन बनाता है, कैसे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जब हमने सेल की बात ही की तो सेल छोटा कितना होता है, एक क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा।
अगर हम किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ कितनी छोटी है, राइट। तो देखो, टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर यहाँ पे है with millimeter markings. Place the ruler on the stage of microscope, focus on its adjustment knob and observe the diameter, the circular field of the view through the eyepiece, and measure it in millimeter. Convert the diameter from the mm to micrometer. Suppose the diameter of the visible field is 5 millimeter. तो फिजिबल फील्ड अगर 5 मिलीमीटर है तो याद रखना है यहाँ पे हमें 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, तो लगभग 5000 माइक्रोमीटर हमारा टोटल डायमीटर आ गया, राइट। Remove the ruler and place an onion peel on the stage of the microscope. Focus on the slide and count the number of cells present in a diameter. यानी कह रहा है कि एक डायमीटर में कितने सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब हम कर क्यों रहे हैं, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मान लो ये स्केल है, राइट। अगर ये पूरा स्केल जो है अपने आप में 5000 माइक्रोमीटर का है, अगर इसमें हमने बहुत सारे स्केल्स समझ लो डाल दिया, राइट, जितने भी आई डोंट नो, तो जैसे ही तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ 5000 को तुम नंबर ऑफ सेल से डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास एक सेल का साइज आ जाएगा, राइट। तो एस्टिमेट द रियल साइज देखो, तो तुम्हें ऑनियन पील का कैसे निकालना है, टोटल डायमीटर ऊपर आएगा, नीचे आएगा नंबर ऑफ सेल्स। मान लो यहाँ पे हमारे पास 5000 था, राइट। मान लो उसमें हमारे लगभग 2000 सेल्स थे, कितने थे, 2000 सेल्स भी नहीं, हम मान लेते हैं 2000 सेल की जगह वेट 10,000 सेल्स, राइट। तो 10,000 ये, तो ये मैं कह सकता हूँ ना, कितना हो जाएगा ये 0.5 माइक्रोमीटर एक सेल की टोटल साइज है, राइट। साइज ऑफ वन सेल, साइज ऑफ वन सेल, राइट। आगे देखो, अब इसकी बातें में यही ब्रीफिंग कर रखी है इन्होंने, ठीक है। इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऊपर देख लो जरा, इसके बारे में बताया था तो मैंने जस्ट मैंने भी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है सभी चीज़ों की। Apart from the light microscope, scientists also use powerful electron microscopes that have revealed the final details of a cell structure. अब हमने सेल तो पढ़ा ही ना, तो ऊपर का जो माइक्रोस्कोप से जो उन्होंने हमें बस ये बताया कि सेल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन भाई सेल के ऑर्गेनल्स जो मैंने ऊपर बताया कि सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो काम करते हैं, उसने भी तो हमें किसी ने बताया होगा ना। तो वो डिटेल कहाँ से निकली है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ लो, इलेक्ट्रॉन अगर तुमने पीछे के चैप्टर सही से पढ़े हैं, जो कि अभी तक पढ़े नहीं है, अब तुम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो बता रहा हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रॉन एक वो चीज़ होती है जो तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये समझो सेल भी जिससे बना होगा ना, राइट। तो सेल जिससे बना होगा, और जो एक सेल को बनाने में ही लाखों चीज़ें मिलके बनी होंगी, उन्हें हम एटम कहते हैं। उस एटम के आउटर सेल के अंदर चीज़ें रोटेट करती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये उसकी स्टडी के लिए मेनली डेवलप्ड हो रखा है, राइट। तो उस माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों को समझने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली जो सेल के सबसे छोटे पार्टिकल्स को समझ सकता है, वो सेल के ऑर्गेनल्स को तो ईजिली हमें ब्रीफिंग करेगा ही। देखो, दीज इंस्ट्रूमेंट use beam of electron instead of light to produce highly magnified images, allowing to us to see cell structure at nanometer. समझ रहे हो, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं है, नैनोमीटर, उससे भी नीचे, यानी 1 बिलियन ऑफ मीटर। जस्ट इमेजिन कि 1 मीटर का 1/बिलियन साइज, बहुत छोटा है। इवन इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन हो ही गया ना। अब मेन है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। आज की वीडियो इतनी रखते हैं, ये वीडियो मुझे नहीं भी थी, ऑलमोस्ट 4 पार्ट में बनेगी, राइट। तो पहला पार्ट तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा, इस पर ठीक रिस्पॉन्स है तो सेकंड पार्ट भी इसका बहुत जल्दी डाल दूंगा मैं। बाकी हाँ, ये एक दिन के गैप में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि डेली डिले होके आएगी। कोशिश करूँगा कि मैं सारी NCERT, अभी तो फिलहाल मैंने साइंस शुरू किया है, लेकिन मैं सारी NCERT का एक एक चैप्टर कवर कर दूँ, वो भी एक एक पेज के साथ, ताकि ये ना रहे कि कुछ नहीं था इसमें, है ना। अब मैं अलग से भी लास्ट में क्वेश्चंस बाहर से निकाल के, क्योंकि इनके क्वेश्चंस थोड़े से कम है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस तो मैं लास्ट में दे दूंगा इस चैप्टर के, कि इस गारंटी रहेगी कि इस चैप्टर से बाहर तुम्हें
सब कुछ आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो तुम स्किप कर दोगे या तुम भूल जाओगे। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। बाकी फॉलो अप लेते रहना इस पेज का, ताकि मैं और भी वीडियो डालता रहूँ।